नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला चैप्टर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि आप लोग अभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है हम सब उसे देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 50 है कि 52 है कि 57 है कि 55 है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की कुल संख्या है 52 है, तो पहले का ऑप्शन नंबर जो होगा बी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 11 स्वरों को मिलाकर कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न हम सब देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? व नहीं है कि ब नहीं है कि र नहीं है कि ल नहीं है, बताइए। देखिए, दूसरे का जो होगा वह ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए बी सही होगा। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो देखिए 4 जो अंतस्थ व्यंजन है वह देखिए पहला है य, दूसरा का र, देखिए तीसरा का ल और देखिए चौथा का व। तो देखिए य, र, ल, व यह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए बी जो दिया है यानी देखिए ब जो दिया है यह अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो दूसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न दिया है, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो है कि फ है कि र है कि स है? देखिए, तीसरे का जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो देखिए कौन कौन होता है। देखिए, एक होता है आपका स और देखिए ह, यानी आप सब कह सकते हैं कि ट्रिपल स ह। देखिए यह चारों ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा है कि कौन सा ऊष्म वर्ण है। तो देखिए यहाँ पर त, फ, र नहीं होगा। यहाँ पर देखिए स दिया है तो ऑप्शन नंबर जो होगा तीसरे का डी सही होगा, यह एक ऊष्म वर्ण है। अगला हम सब देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया है कि री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है स्वर में कि व्यंजन में कि द्विगुण व्यंजन में कि संयुक्त व्यंजन में। देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। तो देखिए अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ और देखिए ओ, औ। तो देखिए यह कुल 11 हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं जिसमें री को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो देखिए री को वर्णमाला में स्वर में स्थान दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ट नहीं है कि ठ नहीं है कि ढ नहीं है कि यहाँ पर देखिए अड़ नहीं है। देखिए 5 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। देखिए ट, ठ, ड, ढ, अड़, यह देखिए इन सभी को मूर्धन्य ध्वनियाँ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो अड़ दिया है यह मूर्धन्य नहीं है। इसे देखिए उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। देखिए हिंदी में 2 द्विगुण व्यंजन है। देखिए एक है यह और देखिए अगला जो है वह देखिए यह। तो देखिए इन दोनों को हिंदी में देखिए इन दोनों को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का जो होगा
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए यह ढ जो है यह मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 दिया है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तालव्य दिया है, बी दिया है दंत, सी दिया है कंठ और डी दिया है ओष्ठ। तो देखिए क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं यानी देखिए वो सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए क ख ग घ ङ यह कंठ के अंतर्गत आता है। और देखिए तालव्य के जो अंतर्गत आता है वह च छ ज झ ञ यह तालव्य के अंतर्गत आता है। और देखिए ट ठ ड ढ अण यह मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। त थ द ध न दंत के अंतर्गत आता है। प फ ब भ म ओष्ठ के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो देखिए त थ द ध न यह सभी दंत के अंतर्गत आते हैं। तो 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 दिया है। देखिए प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है त थ दंत व्यंजन है। देखिए एकदम सही दिया है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर जो दिया है बी, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। देखिए गलत है, व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वह स्वर के सहायता से होता है। और देखिए सी दिया है यह वह अर्धस्वर है। देखिए एकदम सही है। डी दिया है स स स उस व्यंजन है। देखिए यह भी सही है। तो यहाँ पर देखिए 7 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, यह गलत दिया है। तो यहाँ पर देखिए 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा 7 का सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 दिया है, निम्न में कौन प्रकंपित व्यंजन है। च है कि ख है कि र है कि ट है। आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है। तो देखिए 8 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए र जो है यह प्रकंपित व्यंजन है, याद रखिएगा। तो 7 यहाँ पर देखिए 8 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 दिया है, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। देखिए अभी हम पीछे आपको बताए हैं। तो देखिए दंतोष्ठ से कौन होगा। देखिए दंतोष्ठ से जो उच्चारित होता है वह फ और व होता है। तो क्या कौन कौन होता है। देखिए फ और व होता है। तो 9 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठ दोनों की सहायता से। तो देखिए प फ ब भ म यह देखिए ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। और देखिए वह जो है यह देखिए यह दंतोष्ठ दोनों के सहायता से बोले जाते हैं। तो फ व जो है दोनों के सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 दिया है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। क का कि ख का कि ग का कि ढ का। देखिए क ख ग घ ञ इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ से है, लेकिन ढ इसका उच्चारण कंठ से नहीं है। इसका जो उच्चारण स्थान है वह देखिए मूर्धन्य से होता है। तो 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 11 दिया है। देखिए प्रश्न दिया है कि निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। छ नहीं है कि त्र नहीं है कि ज्ञ नहीं है कि री नहीं है। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए एक होता है छ, दूसर का होता है त्र, तीसर का ज्ञ और देखिए चौथा जो होता है वह स्र होता है, री नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 11 का ऑप्शन डी सही होगा। तो री जो है यह संयुक्त वर्ण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इन्हें संयुक्त वर्ण क्यों कहा जाता है इसे भी जान लीजिए। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे, देखिए छ जो बना होता है, यह देखिए छ जो बना होता है यह क और स के योग से मिलकर बना होता है। क किसके योग से मिलकर बना होता है, क और स के। फिर देखिए त्र जो बना होता है यह त और र के योग से मिलकर बना है। फिर देखिए ज्ञ जो बना है यह ज और य के योग से मिलकर बना है। और स्र जो है स और र के योग से मिलकर बना है, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए इसलिए इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त वर्ण हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, याद रखिएगा।
तो यहाँ पर देखिए 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर जो है यह संयुक्त व्यंजन संयुक्त वर्ण नहीं होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 दिया है, निम्न में कौन सही है। आपको बताना है कि कौन सही है। यहाँ पर देखिए दिया कि ढ अढ़ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। बी दिया पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। सी दिया च छ ज झ स्पर्श संघर्षी हैं। डी दिया य र ल व उस वर्ण हैं। देखिए 12 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सही होगा च छ ज झ यह स्पर्श संघर्षी है, यह सही है। तो 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो होगा सही होगा। देखिए य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन्हें देखिए उस वर्ण नहीं कहा जाता है। ट्रिपल स यानी सह को उसमें कहा जाता है। और देखिए ड ढ को वर्णमाला में स्थान इन्हें प्राप्त नहीं है। और देखिए पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण नहीं कहलाता है, बल्कि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 13 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है। यहाँ पर बताना है कि कौन सही शब्द है। ऑप्शन नंबर ए दिया है और बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। बताइए कौन सही है। देखिए 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। परीक्षा जो लिखा जाता है वो ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाता है। तो 13 का जो बी होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 14 दिया है कि निम्न में से कौन सही शब्द है। आप बताइए यहाँ पर कौन सही शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सी है कि डी है। देखिए 14 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो पुरुष लिखा है ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी में अंतर क्या। देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में र पर बड़ा उ का मात्रा लगा है। और देखिए यहाँ पर र पर ऑप्शन नंबर बी में जो देख रहे हैं वहाँ पर र में छोटा उ का मात्रा लगा है। तो इसलिए देखिए पुरुष में र पर छोटा उ का मात्रा लगाया जाता है। तो 14 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 15 दिया है, क प्लस ए से निर्मित रूप है। बताइए का है कि के है कि काय है कि को है। देखिए 15 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो क प्लस ए से जो निर्मित होता है वह के होता है। तो यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 16 दिया है, ग प्लस उ से निर्मित रूप है। बताइए गु है कि गी है कि गे है। देखिए 16 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो ग प्लस उ से जो निर्मित रूप होता है वह गु होता है, यानी ग पर बड़ा उ होगा। तो 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 17 दिया है, निम्न में से कौन सत्य। आपको सत्य बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। बी दिया है व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं। सी दिया है अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं। डी दिया है व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। देखिए 17 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन नंबर ए स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। देखिए यह एकदम सही है। तो 17 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। देखिए व्यंजन दो प्रकार के नहीं होते, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है ह्रस्व, दूसरा का दीर्घ, तीसरा का प्लुत होता है। इसे भी याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 दिया है। दोस्तों यदि आप लोग डेली शाम 6 बजे सामान्य हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 18 दिया है, इनमें से उसमें ध्वनि कौन से। देखिए यह मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर उसमें देखिए नहीं पूछा है। तो देखिए स देखिए तीनों उसमें है, लेकिन यहाँ पर जो झ या नहीं है याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 19 दिया है, अनुतान का संबंध है। बताइए उच्चारण के समय से कि उच्चारण के उतार चढ़ाव से कि उच्चारण में निकली वायु से कि उच्चारण के कंपन से। देखिए अनुतान का जो संबंध है वह उच्चारण के उतार चढ़ाव से है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो अनुतान का जो संबंध है वह उच्चारण के उतार चढ़ाव से है। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 20 दिया है, निम्न में कौन सही है। बताइए अल्प प्राण में मुख से
वायु की कम मात्रा निकलती है। बी दिया है महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। सी दिया है अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। और देखिए डी दिया है महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। देखिए 20 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, यह एकदम सही है। तो 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसे आप सब याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 21 दिया है निम्न में कौन महाप्राण नहीं है। यहाँ पर बताइए स नहीं है कि यह ऑप्शन नंबर बी स नहीं है कि ख नहीं है कि प नहीं है। देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वह महाप्राण होता है। तो यहाँ पर देखिए 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए यह यदि हम बात करें तो देखिए यह जो होगा यह ओष्ठ के अंतर्गत होगा, यानी देखिए प वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। तो यहाँ पर देखिए प या देखिए पहला वर्ड है इसलिए यह नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 21 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प जो है यह महाप्राण नहीं है। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 22 दिया है निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। क है कि ख है कि घ है कि ध है। देखिए अल्प प्राण पहले तीसरे पांचवें प्रत्येक वर्ग के पहले तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण ध्वनि कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिए क जो है यह पहला वर्ण है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए यह अल्प प्राण ध्वनि है। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 23 दिया है। देखिए दिया है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आगामी दिया है, बी आगामी दिया है, सी आगामी, डी आगामी। बताइए। देखिए 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए आगामी जो दिया है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 24 दिया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है आक्रामक यह शुद्ध है, कि बी दिया है आक्रामक यह शुद्ध है, कि सी दिया है अक्रामक यह है, कि डी दिया है अक्रामक यह है। देखिए 24 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा आक्रामक। तो यहाँ पर इसे ध्यान दीजिएगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 25 दिया है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है। देखिए हिंदी वर्णमाला में य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 26 दिया है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। प नहीं है कि न नहीं है कि म नहीं है कि ब नहीं है। देखिए 26 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए न जो है यह ओष्ठ के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप सब, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी सही होगा। देखिए न जो आता है यह जो आता है आपका दंत के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ओष्ठ के अंतर्गत न नहीं आता, यह दंत के अंतर्गत आता है। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 27 दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है कि निम्न में कौन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया है त ओष्ठ व्यंजन है, बी दिया है स उष्म व्यंजन है, सी दिया है फ ओष्ठ व्यंजन है और डी दिया है छ संयुक्त व्यंजन है। देखिए यहाँ पर जो असत्य कथन होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए त जो है यह ओष्ठ व्यंजन नहीं है, यह जो है दंत व्यंजन है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। बाकी जो दिया ऑप्शन सही दिया है लेकिन यहाँ पर यह गलत दिया है। तो त जो है यह दंत के अंतर्गत आता है, ओष्ठ के अंतर्गत नहीं, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। देखिए 28 नंबर का प्रश्न दिया है कि च वर्ग है, तालव्य है कि दंत है कि ओष्ठ है कि दंतोष्ठ है। देखिए च वर्ग जो होता है वह तालव्य होता है, यानी च वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो हैं च छ ज झ ये सभी तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 29 दिया है निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है।
य है कि र है कि ल है कि व है, बताइए। देखिए 29 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए ल जो है इसे पार्श्विक वर्ग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पर देखिए 30 दिया है। निम्नलिखित में से कौन उच्छिष्ट व्यंजन, देखिए इसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो देखिए ड ढ जो है यह उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए प्रश्न नंबर 31 दिया है। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। देखिए अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, संयुक्त व्यंजन कि द्विगुण व्यंजन कि स्वर की व्यंजन। देखिए ज्ञ को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन माना जाता है। छत्र ज्ञ स्वर चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया कि ज्ञ जो बना है यह ज और य के योग से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखिए 31 का ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही होगा। तो ज्ञ को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन माना जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगला दिया है प्रश्न नंबर 32 दिया है। देखिए दिया है कि निम्न सूचियों को सही विकल्प का चयन कर सम्मिलित कीजिए। देखिए सूची 1 में दिया है उच्चारण स्थान, सूची 2 में व्यंजन दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले नंबर देखिए यहाँ पर सूची 1 में दंत। तो देखिए दंत के अंतर्गत जो आता है वह आपका जो आता है, देखिए त जो आता है यह दंत के अंतर्गत आता है। फिर देखिए मूर्धा के अंतर्गत जो आता है वह देखिए जो आता है ट आता है। तो देखिए मूर्धा के अंतर्गत देखिए तालु के जो अंतर्गत आता है वह च आता है। कंठ के अंतर्गत जो आता है को आता है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका सही सुमेलित होगा, यहाँ पर देखिए क का 3 होगा। फिर देखिए ख का, यहाँ पर देखिए क का जो होगा 4 होगा, ख का 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए किस में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। तो क का 4, ख का 3, ग का 2, घ का 1। तो 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया है। देखिए प्रश्न दिया है कि स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए यह आपको मैंने पीछे बताया है। ऑप्शन नंबर 8 जी यहाँ पर दिया है स और र वर्णों को, बी दिया है स और र वर्णों को, फिर देखिए सी दिया है स और र वर्णों को, डी दिया है यहाँ पर देखिए स्र और अ वर्णों को। तो देखिए स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें जो दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है वह यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए स और र वर्णों को, तो 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए 33 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 दिया है। देखिए दिया है कि नासिक व्यंजन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए दिया है स, बी दिया है य, सी दिया है ग, डी दिया है ज। तो देखिए नासिक व्यंजन जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए 34 का बी सही होगा। य जो है यह नासिक व्यंजन है, तो इससे आप सब याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, बताइए मात्रा कहते हैं कि अनुस्वार कहते हैं कि ह्रस्व कहते हैं कि प्लुत कहते हैं। देखिए स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 35 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 दिया है। देखिए हम सब जितना भी प्रश्न पढ़ रहे हैं सभी पिछले साल के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यान से जरूर पढ़िए। अगला दिया है प्रश्न नंबर यहाँ पर 36 देखिए दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन। देखिए आपको बताना है कि सघोष भी हो और महाप्राण व्यंजन हो। ऑप्शन नंबर ए दिया है क, बी दिया है झ, सी दिया है ठ और देखिए डी दिया है प। देखिए 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर वह देखिए जो होगा 20 सही होगा। देखिए झ जो है यह सघोष भी है, महाप्राण व्यंजन है। देखिए एक होता है अघोष और देखिए दूसरा होता है सघोष। देखिए एक होता है अल्प प्राण और देखिए दूसरा महाप्राण। तो देखिए प्रत्येक वर्ग के देखिए पहले दूसरे तीसरे को अघोष कहा जाता है और देखिए चौथे और पांचवें को सघोष कहा जाता है। और देखिए महाप्राण जो कहा जाता है दूसरे और चौथे व्यंजन को
महाप्राण कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन जो होगा वह 36 का 20 सही होगा। झ जो है यह सघोष महाप्राण होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 37 दिया है। स डाट डाट के अंतर्गत आते हैं। बताइए उष्मकेय कि स्पर्शकेय कि अंतस्थकेय कि संयुक्तकेय। देखिए मैंने आपको बताया कि स और देखिए साथ में ह, यह चारों उष्म के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर 37 का देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। साथ ही दोस्तों यदि आप लोग सामान्य हिंदी का क्यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप सामान्य हिंदी का क्यूज कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 38 दिया है। इनमें से अंतस्थ वर्ण है, बताइए वह है कि त है कि ए है कि औ है। तो देखिए अंतस्थ वर्ण कुल 4 होते हैं, य र ल व। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा, वह जो है यह अंतस्थ वर्ण है। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 39 दिया है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार ध्वनियाँ देखिए यह हम सब पीछे पढ़ चुके हैं। पार्श्विक है कि उच्छित है कि प्रकंपित है कि संघर्षहीन है। देखिए 39 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर देखिए ए सही होगा। तो प्रयत्न के आधार पर ल जो है यह पार्श्विक ध्वनि है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 40 दिया है। उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है, बताइए कौन सा है। तो देखिए 40 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ढ देखिए यह उत्क्षिप्त व्यंजन के उदाहरण है। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 41 दिया है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताइए स नहीं है कि स्र नहीं है कि छ नहीं है कि ज्ञ नहीं। देखिए संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्र ज्ञ और स्र। लेकिन यहाँ पर देखिए जो दिया है स यह संयुक्त व्यंजन नहीं है बल्कि उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा, यहाँ पर इसे देखिएगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 42 है। हिंदी वर्णमाला में अ और अ क्या है, स्वर है कि व्यंजन है कि अयोगवा है कि संयुक्त व्यंजन है। देखिए अंग, देखिए अंग होगा। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ देखिए यह अयोगवा कहलाते हैं, इनका गिनती स्वर में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 42 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 43 दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है कि निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा व्यंजन संघर्षी है। ऑप्शन नंबर ए दिया है झ, बी दिया है ठ, सी दिया है ह और देखिए डी दिया है म। देखिए जो प्रश्न है यूपी TSSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए जो संघर्षी व्यंजन है वह यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो ह जो है यह संघर्षी व्यंजन है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 44 दिया है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, छ नहीं है कि त्र नहीं है कि ज्ञ नहीं है कि फ नहीं है। तो देखिए फ जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। छत्र ज्ञ स्र 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, यह देखिए फ नहीं है। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 45 दिया है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताइए छ स त्र स्र। तो देखिए यहाँ पर जो होगा स यह संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 46 दिया है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्ष है, बताइए ज है कि र है कि ह है कि स है। देखिए 46 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ज जो है यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, याद रखिएगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 47 दिया है। हिंदी शब्द कोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए छ का जो क्रम आता है वह क के बाद आता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए आप लोग कहेंगे कैसे आता है, यदि आप सब पीछे ध्यान से देखे होंगे तो समझ गए होंगे। देखिए छ जो है यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। देखिए और यह दो वर्णों के योग से मिलकर बना है। देखिए छ किसके योग से मिलकर बना है। तो देखिए एक जो है वह क है और देखिए दूसरा का जो है वह स है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क वर्ण के बाद आता है। तो यहाँ पर देखिए 47 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा।
अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 48 दिया है। ए का उच्चारण स्थान का नाम है। बताइए तालव है कि दंत है कि कंठोष्ठ है कि कंठ तालव है। देखिए ए इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होता है वह देखिए कंठ तालव होता है। तो 48 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 49 दिया है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। बताइए ख नहीं है कि घ नहीं है कि ज नहीं है कि झ नहीं है। देखिए 49 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ज जो है यह महाप्राण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 49 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 50 दिया है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो देखिए हम सब पढ़े हैं कि ल जो है यह पार्श्विक व्यंजन है। तो देखिए 50 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही यदि आप लोग चाहते हैं कि डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।